एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। अच्छा, साउंड आ रही है? ठीक। एक्चुअली थोड़ा आप लोग एक तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी। पता नहीं, मैं कमेंट देख रहा था। अब होता क्या है कि क्लास नहीं चल पा रही थी, बहुत देर से दिक्कत आ रही थी आपके सामने। अब एक कह रहा है कि एक क्या काफ़ी कह रहे हैं कि सर क्लास बंद कर दो। यार तुम लोग खुद ही सिंसियर नहीं हो। टीचर आपके सामने अवेलेबल आ रहा है, कई बार टेक्निकल फॉल्ट आते रहते हैं बेटा। ये आपका मोबाइल कई बार ख़राब भी होता होगा, सही भी होता होगा, ये फॉल्ट चलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि डेली होता है ये सब, कभी कभी ये चलता रहता है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं। एक लड़का है सीनू करके या सिंटू, ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। कल के लेक्चर में उसने बड़ा प्यारा कमेंट किया है। उसने लिखा है कि सर आप देखना कल के लेक्चर में पढ़ाने के बाद जो आपकी वीडियो आपके ऐप में है, कल जो पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा प्यारा लिखा है उसने। उसने लिखा है कि सर आपको तो 84 दिन में सिलेबस खत्म कराना है बस। हालांकि समय हम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि वक्त उतना नहीं, लेकिन मैं इसको जवाब देता हूँ और बताने का इसलिए कर्तव्य है मेरा कि गधे तू ये बता हमको कितना टाइम मिला है। तू ये चाहता है कि सिलेबस मतलब 400 दिन में जाके हो? हाँ, तू क्या चाहता है कि मतलब सिलेबस 400 दिन में जाके हो? तुझे पता है तुझे मिले ही 84 दिन थे। जाके काम कर। पहले जब तूने बैच बाई करा था तो एक डेमो वीडियो थी मेरी, क्या मेंशन किया हूं मैं उसमें, जाके देख। मैं उसमें मेंशन किया हूं, बोला हूं बैच लेने से पहले तूने देखना चाहिए था और देखा होगा। मैं मेंशन किया हूं कि आपको 10 से 11 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं है तो जाके चेक कर ले, जाके चेक कर ले, जाके चेक कर ले, ठीक है? मूर्ख। सिंकू, हाँ सिंकू, हाँ हाँ सिंकू है, सिंकू। और दूसरा क्या कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी क्लास ले रहे हो, डेली लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कोई भी क्लास तू मेरी 2 घंटे से कम की, डेढ़ घंटे से कम की क्लास दिखा। लास्ट के 1 महीने का रिकॉर्ड 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में, 2.5 घंटे के बीच में। अरे मूर्ख, मैंने तो मैराथन सेशन तक लिए हैं। तू आज सो के जगह है तो इसका क्या इलाज है? अगर तू आज सो के जगह है तो इसका क्या इलाज है? तुझे प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं ना। तू तू वो नालायक गधा है। तुझको पता है क्या लगता है? लास्ट मोमेंट पर तुम लोगों को याद आती है, लास्ट मोमेंट पर याद आती हैं चीजें, ठीक है? शर्म नहीं आती तुमको कुछ भी कहने से पहले? आपके लिए टीचर दिन रात यहां लगना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। पता है तुझे, लोग चैप्टर तक छोड़ देते हैं। अरे हमारा जो सिलेबस है हम उतना ही तो इंपोर्टेंस देंगे उसको। तुझे सिलेक्शन लेना है ना। 11th का वेटेज ज्यादा होता है, 70% क्वेश्चन 11th से आते हैं। मैंने पूरा टाइम 11th को दिया है, ज्यादा से ज्यादा दिया है। और मूर्ख, ऑप्टिक्स का वेटेज रहता है सबसे पहले। रवि ठकुरेला ने आपको ऑप्टिक्स कराया, जाके देख, कराया। सबसे पहला लेक्चर ऑप्टिक्स था क्लास 12 तक। क्यों कराया ऑप्टिक्स? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इस तरीके से पढ़ाया कि एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज है।
तो सिलेबस को उस डिजाइन उस तरीके से मैंने कराया। पता है मैं क्यों बोल रहा हूं आज आपका 90% सिलेबस आपके हाथ में है। अब जो करा रहा हूं ये इतना मेन ईएमआई मेन पार्ट नहीं है। आपको बता दूं ईएमआई नहीं भी कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी नहीं कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सिलेबस को उतने ढंग से कराया है कि सबसे पहले ऑप्टिक्स कराया, क्योंकि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर मैंने एंट्री शायद मुझे याद नहीं ठीक से एनएलएम या ऐसे करके लॉ ऑफ मोशन पे गया। देखे आप किस हीट पे गया, सॉरी ऑप्टिक्स हीट कराया, क्योंकि इनके क्वेश्चंस इस तरीके आने की संभावना ज्यादा होती है। मैंने सिलेबस को उस तरीके से कराया है कि आपको लाभ होगा। मैं चाहता तो पहले 11th कराता फिर 12th कराता, नहीं मैं 12th के भी कुछ चैप्टर पिक किए, कुछ 11th के भी चैप्टर पिक किए। अब मैं जो लास्ट में पढ़ा रहा हूं ना, दीज आर नॉट इंपोर्टेंट, बट हाँ सिलेबस का हिस्सा है, ताकि आप कल मुझ पर आरोप नहीं लगाएं कि रवि सर ने बोला था और सिलेबस नहीं कराया। इसलिए मैं आपको प्रॉपर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूं, और कल तक आपका सिलेबस आपके हाथ में होगा, मुट्ठी में होगा। और कहने के पीछे का रीजन कुछ नहीं है कि ये है कि आप लोग कुछ भी बोल देते हो यार, कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी। ये बुद्धि खाली है यार तुम लोगों की। मैं कमेंट पढ़ा तो मुझे बड़े गुस्सा आया इस बात को लेके। मैंने कहा ये तरीका है तुम लोगों का। छोड़िए, तुमसे बोलना ही बेकार है। चलो स्टार्ट करते हैं ईएमआई। क्लास देखता नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए, कुछ भी बोल दो। क्लास देखो ना पहले जाके। सविता बेटा ऑलरेडी करा चुका हूं ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस, जाके देखिए प्लीज। और देखो क्या बोल रहा हूँ, कल से देखो प्रैक्टिस, मैं बोला था ना तुमसे। एक कल से देखो जिस तरीके से अब लाइव, ये देखो होता क्या है कि अब थ्योरी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में क्वेश्चंस आपको लगवाया हूँ, कुछ सेशन की प्रैक्टिस भी करा दी है। आज मैं एंड कर दूंगा, कल के लिए एक चैप्टर छोड़ूंगा, बस एक चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड या एसी है ना, ऐसे करके छोड़ूंगा। आज ही खत्म करा दूंगा मैं। कल से मेरा काम ही सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कराना क्या है, सारे मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन थोड़ा तरीके से तो पेश आओ। अब मान लो, मैं समझो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिस्सा है बेटा, एक सुनना मेरी बात आप 2 मिनट। देखो दुख होता है, और दुख होता है, तब मैं आपसे बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैं अगर इसे कराना चाहता तो मैं आपको इसको जेई लेवल का, नीट लेवल का, या डिफेंस लेवल का कराता। मानना बेटा हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई हम इसकी तैयारी कर रहे हैं ना। तो उसमें कमेंट कर रहा है सर मतलब नीट लेवल का नहीं करा, पता नहीं ऐसा कुछ अजीब सा है। अरे मूर्ख, तेरा तो ये है ना, ये बैच थोड़ी ना है तेरे पास सिलेक्शन लेना कि ज्ञानी बन रहा है, तो ज्ञानी छोड़, तेरा पूरा तेरा ये जो लेवल है जितना डिमांड है, एकेडमिक्स थोड़ी ना आता, कुछ भी बोलते हो। और यही कारण है कि सिलेक्शन नहीं होता, अपना ये भेजा ज्यादा लगाते हो। मिलवाऊंगा ऐसे बच्चों से जो बच्चे पिछले 1 साल से मुझसे कनेक्टेड हैं, 1 साल से, और आज वो ग्रीन कार्ड लेके आएंगे। और आप कमेंट में देखते हैं बच्चों, मैं मुलाकात करवाऊंगा यहाँ पे। कम से कम ऐसे 36 से 37 लड़के, एक नहीं 36 से 37। मजाक में मत लेना इस बात को, एक नहीं 36 to 37, करीब करीब 36 से 37 बच्चा है जो इस बार ग्रीन कार्ड मिला है, और पिछले 1 साल से या 1.5 साल से मुझसे फिजिक्स पढ़ रहा है, और अब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे हवा में नहीं होते हैं सिलेक्शन। फिजिक्स में 22 नंबर, 23 नंबर, 21 नंबर, इस तरीके के नंबर, 36 37। खुशी होती है यार, लगा बच्चा भरोसा बनाता है।
मान के चलो 13 तारीख को अक्टूबर में पेपर है आपका, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया और चार्ज यानी आवेश लिखा। अब मैं आपको पहले 10 मिनट में यही डिफाइन करूं कि चार्ज क्या है, कैसे आया, कहां से आया, तो फिर एक अच्छे शिक्षक होने की भूमिका नहीं निभा रहा हूं मैं। बेटा हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें वक्त को देखते हुए ये भी देखना पड़ता है कि हमें बच्चे को क्या चीज देनी चाहिए जो लास्ट मोमेंट पर उसके लिए बेनिफिशियल हो। तुमको ये जानना जरूरी नहीं था कि चार्ज क्या है, क्यों तुम्हारे पास 1 साल का टारगेट, 1 साल का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 6 महीने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 2 ढाई महीने का टाइम मिलता है तुम्हें मुश्किल से। तो ये चार्ज क्या, इसी में पूरा दिन नहीं लगा दो, एकेडमिक्स पढ़ने नहीं आए हो कि पूरा आराम से पढ़ो, 1 साल 11th में 12th में 2 साल मिलेगा 11th 12th का, जहां जहां आपको नॉलेज लेनी चाहिए थी वो 11th 12th का हिस्सा था। अरे जेई नीट का क्या है कि 1 साल का पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है, 1 साल का, ये 2.5 महीने का भाई सब पेपर होता है। बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए भी, टीचर के लिए भी, प्रॉपर ढंग से सिलेबस कराना। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं ब्लॉक नहीं करता यार किसी को, मेरे मैं तुम कमेंट करते हो सर ब्लॉक हो गए, वो ब्लॉक आप उल्टे सीधे वर्ड लिखते हो तो गलत हो जाता है। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, मैं सिंगू को भी नहीं करूंगा, किसी को नहीं करता मैं ब्लॉक। मैं ये चाहता हूँ एक दिन ये पॉजिटिव बने और लौट के आए और सोचें कि हाँ हमने गलत किया था और अपने आपको एनालिसिस करें। मुझसे सॉरी बोल देने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं बस आपको समझाता हूँ कि आप ताकि समझ जाएं, क्योंकि नुकसान एटलीस्ट आप अपना करेंगे। क्योंकि सच बोलना बड़ी, देखो सच को सुनना और सच बोलना दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सच बोलना भी आसान नहीं है और सच सुनना भी आसान नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटे ये आपको मैं जो करा रहा हूँ वो ईएमआई करा रहा हूँ, और ईएमआई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है हमारा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ हम ईएमआई के अंदर उतनी ही चर्चाएं करेंगे जितना आपका एग्जाम डिमांड करता है। हालांकि ईएमआई को अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो करीब मुझे 5 घंटे, 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। डिटेल का मतलब ये हुआ, डिटेल वर्ड का मतलब समझना 4 से 5 आवर, लेकिन वो डिटेलिंग का मतलब है कि आपको नॉलेज तो मिलेगी लेकिन उससे लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ईएमआई का जो रोल है, जहां से वो क्वेश्चंस पूछता है, मैं उन्हीं बातों पर चर्चाएं करूंगा और इसे को देखते हुए 1.5 से 2 घंटे में मुझे इसे खत्म करना है। वक्त का समय, वक्त का ध्यान रखते हुए और एयरफोर्स के पेपर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, अपने अनुभव के बाद, मैं आपको ईएमआई को 1.5 से 2 घंटे में खत्म करूंगा और वो टॉपिक कराऊंगा जिससे कि आपको चीजें समझ पाए। बस एक ही क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, किस पर बेस्ड रहता है, और ईएमएफ के क्वेश्चंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस इसके क्वेश्चंस बनते हैं। इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं बनता ईएमआई के अंदर। बस थोड़ा सा जानकारी लेंगे ईएमआई चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, उन सब चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है। विशाल ये बैच बेटा सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लिए है, आपके लिए। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं बेटे। और ईएमआई हेडिंग लगाइए, ईएमआई, ईएमआई। चलिए ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व। ठीक है। हाँ इससे न्यूमेरिकल आता है, इससे न्यूमेरिकल एग्जाम में बनता है, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वैद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणत्व या प्रेरण बोल दो, ये है ईएमआई। तो समझना यहाँ पर मैग्नेटिक का भी यूज होगा और इलेक्ट्रो का भी यूज होगा, इन दोनों को मिला के जो एक नई चीज बनती है वो ईएमआई होती है। खैर ठीक है।
तो सबसे पहले यहां मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स है क्या? आपको याद है फ्लक्स को मैं जब पढ़ा रहा था आपको तो फाई से नोट किया था, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तो मैंने बताया था बेटा आपको कि फ्लक्स है क्या। फ्लक्स और कुछ नहीं, किसी चीज के बहने को, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बहना। मैंने कहा था कि वाटर फ्लक्स, पानी का फ्लक्स का मतलब क्या है? पानी का बहना। मैंने कहा था एयर फ्लक्स, एयर फ्लक्स का मतलब है हवा का बहना। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस का बहना। मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बहना। ये बताया था राहुल। नहीं, 4-5 दिन होता है। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है समझते हैं। और देखो, वही फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना। तो 5V से दर्शाते हैं, 5V। ठीक है, राहुल पहले पढ़ाई करो ध्यान से, बता तो दिया तुमको कि 4-5 दिन होता है। मान के चलो कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये हमारे पास एक कोई बॉडी है। और अगर किसी सरफेस के, अगर किसी सरफेस के, सतह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लंबवत जाती हैं, देखो देखना ध्यान से, समझना चीजों को। सतह के, ये सरफेस है जो बॉडी मैंने बनाई है, ठीक। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनके परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, आप देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी सतह के, यानी ये सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही है किसी सरफेस से परपेंडिकुलर, आपको मैंने यही तो पढ़ाया था, उसे कहा जाता है यहां पर क्या बना रही होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही होंगी। क्या बना रही होंगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझे मेरी बात? बोलो हाँ के ना। बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही होती हैं ये, अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चाएं करेंगे, बस मैंने इतना बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, यानी वैद्युत, सॉरी, चुंबकीय लाइन, चुंबकीय रेखाएं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, वो परपेंडिकुलर होती हैं किसी सरफेस के। ठीक है, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो हाँ कि ना, बोलो। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े, चलो। देखो, अगर ध्यान से देखेंगे, एक फील्ड लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, इसी तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 जितनी भी हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं सरफेस के। बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है कि फाई बराबर बी डॉट ए।
एरिया और बी डॉट है, यहां पर बी बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ए बेटा होता है एरिया वेक्टर, क्षेत्रीय सदिश। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि एरिया एक वेक्टर है। अगर एरिया एक वेक्टर है, इसके पास दिशा भी होती होगी और परिमाण भी होता होगा। बिल्कुल सही बात है सर। मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है बेटा। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। अब सवाल यह है कि इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है। डायरेक्शन तो होती है, पता है कि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी, लेकिन अगर मेरा सवाल आपसे ये रहे कि बताइए बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती है, कौन सी डायरेक्शन होती है, तो उसको अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में जस्ट। लेकिन उससे पहले कुछ और बातों पर चर्चा करूंगा। अभी मैं इस पर लौट के आऊंगा अगले पेज पर, इसके बारे में पूरा व्याख्या करूंगा, मैं पूरा समझाऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं बेटा ये दो वेक्टर हैं, और वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर होता है। हमने वहां भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में कि जो फ्लक्स होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, बेटा स्केलर होता है, अदिश राशि होती है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ी सी यूनिट के बारे में चर्चाएं करेंगे, अभी लौटेंगे वेक्टर पर, लेकिन कुछ और चीजें देखिए। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेस्ला होती है। हम बोलो हाँ के ना, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। और एरिया की मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसी को 1 वीवर कहा जाता है, इसी को वीवर भी कहते हैं, वीवर। और शॉर्ट में इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, वीवर। तो टेस्ला मैग्नेट फील्ड की यूनिट होती है। टेस्ला बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी अगर कभी कहानियां पढ़ने का मौका मिले तो, अगर पेपर के बाद, अभी तो नहीं, पेपर के बाद मैं जरूर आपको चीजें बताऊंगा इनके बारे में। टेस्ला ही बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके सबसे पसंदीदा, सबसे पसंदीदा साइंटिस्ट में से एक है, तो मैं आपको बताऊंगा टेस्ला। टेस्ला अलग बात थी। अल्बर्ट आइंस्टीन रहे, उनकी भी अपने आप में अलग बात थी। न्यूटन साहब रहे, उनकी अपने आप में अलग बात थी। लेकिन टेस्ला मुझे खास लगते हैं, हालांकि सब बहुत अच्छा। हाँ, निकोला टेस्ला बहुत खास बात। न बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। थर्मल एडिशन, एडिशन के साथ इनका एक एक्सपायर हो गए थे उसमें, पर वो चली चलाई राजनीति थी, रणनीति थी। लेकिन जो टेस्ला थे, ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। लेकिन जो थल्वा एडिसन थे वो अच्छे पैसे वाले थे, बिजनेसमैन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। बताओ, बड़ा इनका अच्छा वो था आपस में, ऐसा मानते हैं कि लोग। उन्होंने, खैर मतलब किसी टाइम पर मैं पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी उतना वक्त हमारे पास नहीं है। मैं जरूर आपको इनके बारे में बताऊंगा, और आप सबको जानना भी चाहिए इनके बारे में। जैम पर्सन, गजब के इंसान थे। चलो, हाँ मॉडर्न, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा योगदान देने वाले साइंटिस्ट थे, राइट, एकदम। पूछना, अभी पेपर दे के आओ, उसके बाद एक सेशन रखेंगे, वो रखूंगा मैं आपसे। जब पेपर दे के आओगे ना, तो जैसे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आ, पेपर खत्म हो जाएंगे आपके 13 और 4, 17 को खत्म हो जाएंगे। 18 को एक सेशन रखूंगा मैं, बता रहा हूँ आपको। 18 को मैं आपसे बात करूंगा, एक सेशन रखूंगा बड़ा प्यारा, तब आपसे बात करूंगा। हाँ 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 पवन। अब थोड़ा सा इस वेक्टर की कहानी पर चलते हैं ना, आते हैं अगले पेज पर, और वहां इसको समझते हैं। छोटी मोटी जानकारियां उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होंगी, किसकी यूनिट क्या है, कैसे है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे ना? चलो समझाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो, समझना मेरे भाई,
देखते जाना, एक मिनट, कुछ आपको समझाऊंगा अभी। ये तो आप समझ जाओगे इतना तो, कंपोनेंट तो जानते ही हो। अब देखना, देखो होता क्या है ना कि जो एरिया वेक्टर होता है ना बेटा, जिस पर मैं आपसे भी चर्चाएं कर रहा था, इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पहली बात, जो सरफेस है उसी डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर टू द सतह, सतह के पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये इसकी सरफेस है। तो हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये है आपका ये। अभी इन सब पर ध्यान मत देना, बस बता रहा हूँ, इस पर लौट के आ रहा हूँ, बस फिगर बनाया है ताकि समझ पाओ आप। हमने पढ़ रहे थे कि फाई बराबर बी डॉट ए, ये हमने जानकारी ली यहां तक। इसके बाद हम पढ़े कि बी ए डॉट का मतलब है कॉस थीटा, और प्यारे बच्चों थीटा का मतलब क्या है? थीटा एंगल है बी और ए के बीच का, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कौन? थीटा। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चूंकि देखो थीटा क्या है? बीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस एक ए के बीच का एंगल बना दिया, मैंने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डाल दिया, तो एंगल बन गया थीटा। अब थीटा देखो किन किन के बीच का एंगल हुआ, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल, थीटा हो गया। तो थीटा में यही बता रहा था कि एंगल है बी और ए के बीच का। तो जब इसको किसी एंगल पर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप देखेंगे इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा, ये था। और एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के, आप देखेंगे सरफेस के, इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, ये क्या होगा आपका? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है, बस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, और कोई नई बात नहीं है। बताइए, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। बोलिए, बोलो बेटा आप, कोई समस्या किसी को है तो आप मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बोलो मेरे भाई। बताइए यहां तक, फिर इसके बाद फेराडे के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। चलें, आसान आसान बातें सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक फेराडे भाई साहब थे, फेराडे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ देखना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया, कुछ देखा। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी फेराडे के द्वारा? तो वो मैं बताने वाला हूं। तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, तीन, कितनी? तीन। तो तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन आपके लिए जानना जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूं, तो वो तीनों बताने वाला हूं, ठीक है? चलो, तो समझते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ फेराडे, हेडिंग लगाइए, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फेराडे। ऑब्जर्वेशन ऑफ फेराडे, देखो क्या कहा फेराडे भाई साहब ने। इन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन दी, कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन दी? तीन। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? पहली ऑब्जर्वेशन कहती है कि देखो,
ध्यान से समझना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले एक चीज और देख लो कि बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हम सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो चीज वेक्टर होती है उसके पास डायरेक्शन होती है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, अंदर की ओर, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, डॉट से दिखाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तब का है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ये तब का है। बस एक दिखाने का एक तरीका है। पाई बराबर बी डॉट ए और बी ए कॉस ऑफ थीटा, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर ये इनवर्ड है अंदर की तरफ तो आप इस तरीके से क्रॉस से, अगर ये हमारा आउटवर्ड है तो आप डॉट से। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी वो देखो। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, इन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ रख लिया ऐसे करके, समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। सिर्फ ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कोई और खास वजह नहीं है, बस ये क्रॉस दर्शा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए बस। एक वायर लिया और उसको सर्कुलर फॉर्म में लपेट दिया ऐसे करके, ये रहा तार, और इसको मैग्नेट फील्ड के अंदर रख दिया। हम जानते हैं इसकी जो रेडियस है ये है, इसकी रेडियस है आर, आर इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, क्लियर। अब इसका ये हमें ये बता रहा है कि बी जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की दिशा में है, क्रॉस ये बता रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, इनवर्ड से आउटवर्ड कर दें, मतलब चेंज कर दें, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बी को चेंज करोगे तो ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहां से, अगर आप बी को चेंज करोगे तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो बी के चेंज करने का मतलब बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, समझे यहां तक, तो अगर बी को चेंज करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा वो बी पर डिपेंड कर रहा है, समझे। ठीक है, तो अगर आप बी को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, वोल्टेज बोल सकते हैं आप एक तरीके से, बट दोनों में अंतर है, लेकिन आप ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो उत्पन्न होता है ईएमएफ उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ चेंज करने पर जो उत्पन्न होगा वो होगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, या बोल दो ईएमएफ। ठीक है, क्लियर। वैद्युत वाहक बल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चाहो तो लिख लो भाई, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रेरित विद्युत वैद्युत वाहक बल। हुआ क्या, अगर मैं आपसे कहूंगा सर्किट कंप्लीट है, तो सर्किट अगर कंप्लीट है तो इसकी वजह से यहां पर
ईएमएफ जब उत्पन्न होगा तो इसकी वजह से करंट भी उत्पन्न होगा। इफ सर्किट इज कंप्लीट, इफ सर्किट इज कंप्लीट, यदि सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाती है, देन इफ सर्किट इज कंप्लीट देन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इंड्यूस करंट। करंट क्या होगा बेटा? उत्पन्न होगा। जब ये सब चेंज होंगे तो यहां पर इंड्यूस्ड होगा करंट, उत्पन्न होगा प्रेरित धारा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को और दोबारा समझना। मैं रिपीट ये कर रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आप इस बी को चेंज करेंगे तो बी के चेंज करने पर ये फाई चेंज होगा, और फाई अब आप जब चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। और ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा, अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो यहां पर करंट भी उत्पन्न होगा। ये किसने देखा? ये फैराडे की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, फैराडे की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, उसने ऐसा देखा। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? सीधा सीधा फंडा, कुछ नहीं। फैराडे की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ जब उत्पन्न होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो वहां करंट भी उत्पन्न होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फैराडे ने बड़ी चीज अच्छी देखी, शानदार चीज देखी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ईएमएफ चेंज होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ उत्पन्न होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी उत्पन्न होगा। ये फैराडे भाई साहब ने देखी। आप मुझे हाँ ना का जवाब जल्दी से दे दीजिए, फिर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पर पहुंच रहे हैं। जल्दी से हाँ ना का जवाब दे दीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने ऐसा देखा, चलें? चलो, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड। सेकंड देखो, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी? सेम कहानी, इन्होंने क्या करा? वही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसमें एक कॉइल को रखा, मतलब एक वायर को रखा, सर्कुलर लपेट दिया गोलाकार, ठीक है। ये सेंटर है, ये आर है, रेडियस है। ठीक है, इस बार क्या हुआ? इस बार सेकंड ऑब्जर्वेशन में उसने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, और उसने क्या किया पता है? उसने आर को चेंज किया। किसको चेंज किया? रेडियस को। क्लियर है ना? पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? मैं कमेंट देख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। तो दूसरे वाले केस में क्या किया? इस बार उसने मैग्नेट फील्ड को चेंज नहीं किया। दूसरे वाले केस में क्या किया? इसने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसको कांस्टेंट रखा। पता सिर्फ किसको चेंज किया? इसको, आर को चेंज किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रखा कांस्टेंट, कांस्टेंट था। इसने क्या करा? आर को चेंज किया, और चेंज में पता है क्या किया उसने? आर को बढ़ाया, आर की वैल्यू को बढ़ा दिया। और आर जब चेंज किया उसने तो एरिया चेंज हो जाएगा। ए भाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, तो एरिया बदला। आर चेंज होगा तो क्षेत्रफल बदला, एरिया चेंज हुआ। और जब एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। इसने पाया कि फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज, फ्लक्स चेंज हुआ। और जब फ्लक्स चेंज हुआ तो यहां पर ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उत्पन्न हुआ ईएमएफ वैद्युत वाहक बल, तो अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट उत्पन्न हुआ। इफ circuit is complete, if circuit is complete, then the current then the current then the electric current produce induced। देख लीजिए भाई, कुछ नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया फेराडे ने, ऐसा ऑब्जर्व किया। बोलो भाई, दूसरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दूसरे में क्या किया उसने, बी को कांस्टेंट रखा उसने, सिर्फ आर को चेंज किया, और चेंज में क्या किया उसने, बढ़ाया। तो आर चेंज किया तो एरिया बदलेगा, और एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदला, और फ्लक्स बनने के बाद उसने ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट उत्पन्न हुआ। ये उसने एक एक स्टेप मैंने आपको बता दी। ये दूसरी कहानी है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसका। बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? थर्ड थर्ड पर जाएं, बताओ। हो सकता है सूरज। थर्ड देखते हैं, थर्ड केस, चलो। थर्ड केस, उन्होंने थर्ड में क्या देखा कि फील्ड वही रखा, इस बार मैग्नेट फील्ड कांस्टेंट है, और इस बार एरिया भी कांस्टेंट है, पर चेंज क्या कर रहा है, एंगल। ध्यान से देखते जाना, आप देख पा रहे होंगे फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी ए कॉस थीटा। जब इसको चेंज करोगे तो ये बदलेगा, इसको भी चेंज करोगे तो ये बदलेगा, और इसको भी चेंज करोगे तो ये बदलेगा। इसलिए तीन केसेस देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बदला, आपने देखा ये भी चेंज हुआ, एरिया बदला तो ये भी बदला, और ये चेंज किया तो ये भी बदला। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे शायद, दोबारा देखो। मैं क्या कह रहा हूं, जब सब कांस्टेंट थे तो इसको चेंज किया उसने, तो ये चेंज हुआ। इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया तो ये चेंज हुआ। इसको भी कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट, इसको चेंज किया तो ये चेंज हुआ। ये बस वही आसान चीज है। हुआ क्या, इस बार उसने एंगल को चेंज किया। ऐसे लिख लो, अगर इस एंगल को उसने चेंज किया, थीटा चेंज किया इस बार, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो क्या हुआ, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, थीटा चेंज। जब थीटा चेंज किया तो फ्लक्स चेंज, जब फ्लक्स को चेंज किया ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड। और अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होने लगा। इफ सर्किट इज कंप्लीट, देन
करंट इंड्यूस्ड, करंट उत्पन्न हुआ। ये देख लो, चारों केसेस हैं आपके सामने, बताओ। लक्ष्मण, ये फिलहाल टाइम बेटा पढ़ाई का है ना, ये सुनने की, कहानी सुनने का टाइम नहीं है बेटा। और सुनते रहोगे, पढ़ोगे कब, ये बताना मुझे। ठीक है, अभी देखो फिलहाल हमें पढ़ना है, ईएमआई खत्म करना है, और कहानी तुम सुनने की बात कर रहे हो लक्ष्मण बेटा। मैं सुन लेंगे, लेकिन क्लास के बाद जब पढ़ तो लो पहले आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप उस पर जोर नहीं दे रहे। फिर कहोगे खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म, हाय रे हाय हाय, ये चलेगा? बताइए, कोई दिक्कत? ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी फैराडे की। उम्मीद कर रहा हूं तीनों ऑब्जर्वेशन आसानी से, कुछ नहीं है आसान, कितना आसान है। बी को कांस्टेंट रखा, फ्लक्स चेंज हुआ। सॉरी, बी को चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ। ए को चेंज किया, मतलब जब बीटा को कांस्टेंट रखा बी को, ए चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ। जब थीटा को चेंज किया, ए चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ। और हर बार फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, और हर बार जब ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो करंट उत्पन्न हो रहा है सर्किट के कंप्लीट होने पर। सीधी सीधी बात है। क्लियर? बोलो। चलो, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि चलता रहेगा काफिला मेरे बगैर भी, कि चलता रहेगा काफिला मेरे बगैर भी, एक सितारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। बड़ी गहरी बात है। हम लोग जीवन में इसलिए परेशान रहते हैं कि अरे यार, हमने उसकी बात नहीं सुनी तो ये हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। हमने अपने मित्र की बात नहीं सुनी तो नाराज हो जाएगा वो। ठीक, हमने आज उससे बात नहीं करी तो वो नाराज हो जाएगा। अरे हम, वो यार बुला रहा था दोस्त, उसकी शादी में नहीं गए, अपना पेपर है 13 अक्टूबर को, अरे यार उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गए तो बुरा मान जाएगा। और वरना नहीं तो देख लो जाके, जिस दिन आप इस धरती पे नहीं रहेंगे ना, तब भूल जाएंगे आपको। तो वही लाइन है, कोई कोई नहीं पूछेगा आपको। लोग 4 दिन याद रखते हैं, 4 दिन के बाद अंधेरी रात, कोई याद नहीं रखता। तो वही लाइन है कि चलता रहेगा काफिला मेरे बगैर भी, कि चलता रहेगा काफिला मेरे बगैर भी, यहीं एक सितारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है सर, सही बात बोलता हूँ मैं, बेकार बात कभी बोला हूँ? क्यों भाई? इसलिए कहता हूँ कि अपने समय की कीमत को पहचानो। ठीक है। हमको लगता है कि आज हम जिससे रतिया हम बात बतिया रहे हैं, बेटा नौकरी नहीं लगी ना, वो आदमी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। सबको, सबको एक सक्सेस आदमी चाहिए। आदमी वो है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे, और बुरे वक्त में साथ सिर्फ माँ बाप देते हैं और कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत करनी है तो माँ बाप का सर ऊंचा करने को करो। मेहनत करनी है तो माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए करो, उनको एक जीवन, अच्छा जीवन देने के लिए करो। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जीवन में। और सर आप गहराई से बात को समझेंगे तो
आपको किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं। माँ बाप आपके लिए भगवान का रूप है। आप कभी ये नहीं कि कभी जाके मंदिर में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कोई कहीं आप सीरियसली, मैं आपको हालांकि टाइम हो रहा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप एक मिनट, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो, मैंने बहुत समय से, मैं एक्चुअली मैं भी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक की, तो मैं एक अच्छी चीज सीखा, और उसमें लिखा था कि आपका कर्म ही पूजा है। और आप लिख तो सब कहीं ना कहीं से सुनते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। वास्तव में कर्म ही पूजा का मतलब क्या होता है? आज आप स्टूडेंट लाइफ में हो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुनना सब लोग। आप एक काम की बात है और बहुत गहरी बात है। हम सब लोग कभी किसी मंदिर में माथा टेकते हैं, कभी काली मैया के दर्शन करते हैं, दुर्गा अष्टमी स्टार्ट होने वाली हैं, नवमी आएगी, दुर्गा माता के जितने दिन होते हैं वो सब आएंगे, हम व्रत रहते हैं। मैं किसी की श्रद्धा को ठोस नहीं पहुंचा रहा हूँ। हर आदमी का अपना जीवन जीने का एक अपना महत्व है, और उसकी हर आदमी अपने तरीके से अपने जीवन को भोगता है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए एक चीज जरूर कहता हूं कि आपके लिए जो सबसे जरूरी है ना, वो आपका कर्म है। कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। इस बात का मतलब जानते हो? आप अभी बेरोजगार हैं, बेरोजगार बेरोजगार इन द सेंस, आप अपने माँ बाप पर डिपेंड हैं, आपके भाई पर डिपेंड हैं, घर में जो बड़े सदस्य हैं जो आपको आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, आप उन पर डिपेंड हैं। तो आपका पहला कर्म क्या है? पहला कर्म है आपका कि आपको उनका कर्ज उतारना है। और कर्ज का मतलब क्या है? कि आपको मेहनत करनी है और अपने आप को सक्सेस दिलानी है। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप जल्दी मेहनत करें। देखो बेटा, मेहनत आपके हाथ में है, कम करो या ज्यादा ये आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और यकीन मानना है, सच सच बात है कि आप मेहनत करते हैं ना, वो सारी कायनात आपको मदद करती है। और ये एसआरके का बड़ा अच्छा डायलॉग है, और ये डायलॉग क्या है, ये सच है। जब आप मेहनत करते हैं ना, कि जब आप मेहनत करते हैं तो सारी की सारी एनर्जी आपके साथ मिलके आपका सपोर्ट करती है, और आपको फील आने लगता है। तो बस वही है कि कर्म ही पूजा है। और आपने एक लाइन पढ़ी होगी, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। तो सबसे बड़ी बात है कि चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करो। मैं देखता हूँ कि रास्ते में हनुमान जी मिले, जय हनुमान जी की, तिलक लगा लिया, तिलकधारी, गले माला डाल ली, पी रहे हैं जाके आराम से मस्त अपना, कोई ध्यान ही नहीं है हमें करना क्या है, चोरी डकैती कर रहे हैं, पता ही नहीं चल के आ रहा है। तो आज के लिए बहुत हो गया है। लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पता है आपको? और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं कि वास्तव में भगवान राम के चरित्र को फॉलो करते हैं? क्या ये जानते हैं वास्तव में भगवान राम क्या है? अपने पिताजी के, अपनी माताजी के कहने पर सब कुछ त्याग दिया था, और हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन वास्तव में हम चित्र की पूजा करते हैं, हम चरित्र तो जानते ही नहीं है। और सच्ची बात तो है कि चरित्र की पूजा करो, चित्र की नहीं। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है? बाकी का बस यही है कि आप लोग देखो जीवन में भूल जाते हैं बहुत चीजें। मैंने बहुत गहराई से, हालांकि मेरी अभी उतनी एज नहीं कि मतलब ऐसी 35 साल 36 साल एज नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी जीवन जिया है, मैंने अपने इतने से ही जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मैंने पाया है कि हम जिन 4 लोग 5 लोग, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि बेटा 4 लोग बुरा मान जाएंगे, या पड़ोस में सुनते हैं कि बेटा वो बुरा मान जाएंगे, ऐसे मत करो ये। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गांव छोड़ दो 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वो 4 लोग आपको ध्यान नहीं रखेंगे। आप जब इस जीवन में नहीं रहेंगे ना, 4 लोग आपको याद नहीं रखेंगे। आप निरंतर अपना काम साइलेंट वे में करो। और आपको सच एक बात बताता हूँ कि आप लगातार किसी काम को शांत मन से करते हैं, शांत मन से। बच्चा क्या करता है कि पूरे महीने में, मैं से काफी लोगों को जानता हूँ कि पूरे महीने पढ़ाई नहीं करेंगे, महीने में
होल नाइट स्टडी कर दिया, एक दिन 7 घंटे पढ़ लिया लगातार, अब हल्ला मचा देगा भाई साहब तेरा भाई 7 घंटे पढ़ा है, तेरा भाई 20 घंटे पढ़ा है। ये क्या है, मजाक है। शांत मन से पढ़ाई करिए, मजा भी आएगा आपको, और शांत रहना सीखिए। किसी को बुरा कह देना, किसी को उल्टा सीधा कह देना, ये गलत बात है। सीखिए सर। हाँ, अमन यही तो गलत पढ़ के बैठे हो कि राम ने सीता को घर से निकाल दिया वही राम है। यही तो समस्या है तुम लोगों की, यही समस्या है कि कोई कुछ भी कह देता है वही मान लेते हो तुम। आदमी की आप क्यों निकाला था? क्योंकि वो राम थे और प्रजा के मालिक थे, राजा। यही तो सीखना है तुमको। तुमने एक स्त्री की तरफ तो देख लिया, लेकिन उस आदमी का कर्तव्य क्या था वो नहीं देखा। प्रजा का मालिक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था। उनका कर्तव्य क्या बनता था पता है? उनका कर्तव्य बनता था कि प्रजा जो कह रही है उसको करना। क्योंकि राजा प्रजा से है, ये ध्यान रखना। उन्होंने वही किया जो होना चाहिए था और एक राजा को करना चाहिए था। अब वो जीवन कैसा रहा होगा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो डिसीजन लिया होगा उन्होंने बहुत अच्छा लिया होगा। तो आप एक पहलू मत देखिए, क्या आप एक अच्छे बेटा होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? अब बताइए, अगर आप एक अच्छे बेटा होने का कर्तव्य निभाते तो क्या आप 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करते? हमारी चोंच बहुत चलती है जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे पर आरोप कसना हमारी आदत बन गई है। तो बेटा यही है कि आप थोड़ा सा बिना सोचे समझे, हमें नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। आजकल सुनते हैं, रील्स देख लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कहीं से भी। वो राजा थे, और राजा जब बनता है ना आदमी, तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनना मेरी बात को, सुनना आप लोग, 1 मिनट सुनना। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं, सुनना मेरे उदाहरण देता हूं, तो मैं एक पढ़ाऊंगा, एक उदाहरण देता हूं और सुनना मेरी बात को। मैं एक शिक्षक हूं और मान लेता हूं कि 13 अक्टूबर को आपका पेपर है, सुनना। और मुझे 12 अक्टूबर को, मुझे पता है कि 11 अक्टूबर को मुझे बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना मेरे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैं जानता हूं कि मुझे 11 अक्टूबर को बच्चों के साथ रहना अति आवश्यक है। तो मेरे घर में कितनी भी परेशानी होगी ना, तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य मेरा कर्म है, और मेरा कर्म इस टाइम पता क्या है? आपको पढ़ाना। ये मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मेरा परिवार संकट में है, परेशानी में है। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली के पिताजी, आपने बहुत बार सुना होगा, जिस दिन एक्सपायर हुए, जिस दिन नहीं रहे इस दुनिया में, विराट अपना मैच खेल रहा था, उसने अपना कर्म किया, और आज वो विराट कोहली कोहली है। तो आपको अपने काम पर फोकस करना होता है, इमोशंस को साइड में रखना होता है। तो राजा राम, राम राजा थे, समझे? और राजा प्रजा से होता है। हम कुछ भी यूं ही सुन के कुछ भी बोल देते हैं बेटा, समझे बात को? चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, ये सब बातें होती रहेंगी। बाकी का मेरा काम आपको एक थोड़ा सा समझाना होता है। चलो, चलते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। और बेटा पवन, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, है ना, आसान थी चीजें, शायद आप ध्यान नहीं दिए।
चले, चलो बताइए। देखो, तुम बात को समझ नहीं पाए। पूजा करना चाहिए, उससे क्या है कि हमें शांति मिलती है, हम पॉजिटिव होते हैं, हमें भगवान पर एक भरोसा रहता है, हम इसलिए पूजा करते हैं। बात को थोड़ा, यही तो प्रॉब्लम है कि बात अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती थोड़ी सी आपकी। पूजा करनी चाहिए, अच्छी बात है, मेरे कहने का भाव नहीं समझे आप। मेरे कहने का भाव है कि हम लोग पूजा पाठ खूब कर रहे हैं लेकिन अपना काम छोड़ देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा, मेरे कहने का भावार्थ ये रहा कि पहली प्रायोरिटी पे आपका काम है। अब आप साथ में जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन वो जो आप काम कर, जो आप कुछ और कर रहे हैं और उसकी वजह से पूजा पाठ दिन रात कर रहे हैं, आपका पढ़ाई जो कर्म है वो छोड़ दिया आपने, कोई मतलब नहीं है। समझे, मेरा कहने का भाव ये है। समझो समझो समझा करो अधूरी बात को। चलो बेटा, चलिए। और देखो, पूजा करने से आपको शांति मिलती है, पॉजिटिव रहते हैं आप लोग, और अच्छा लगता है, और इसलिए जरूरी होता है, और कुछ नहीं। मैं जब फिफ्थ क्लास में था तो मैं भी व्रत रहता था, हनुमान जी का मंगल को मैं व्रत रहता था। आई थिंक मुझे अच्छे से याद है कि मैं सेवन्थ एट तक भी रहा, बहुत पूजा पाठ किया करता था। मैं बिना नहाए खाना नहीं खाया करता था, सच बता रहा हूँ आपको, ये बात एट्थ क्लास तक है। मैं बहुत, फोर्थ क्लास से मुझे याद है, थर्ड क्लास का मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्थ क्लास से मुझे चीज़ें याद हैं कि मैं बोर्डिंग स्कूल में फोर्थ क्लास से ही पहुंच गया था। तो मैं व्रत रहता था, पूजा पाठ बहुत किया करता था, इतना पूजा पाठ किया करता था। पूजा पाठ इन द सेंस कि होता है ना गाँव में कि आपको नहा के खाना खाना है, मूर्ति पूजन करना है, ये सब करके। लेकिन थोड़ी, जब थोड़ी वो समझदारी आई, नाइन्थ क्लास में आई, तो मैं चीज़ों को समझा, तो फिर थोड़ा 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 समझा बात को। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये सब हमारा लेसन नहीं था। हमारा, चूंकि एक शिक्षक का कर्तव्य ये भी है कि वो समाज में एक पॉजिटिव चीज दे, इस भाव से मैंने आपको ये बात बतलाई है ना। चलो, कोई बात नहीं, लिप द टॉपिक। आओ अपने आगे के केस में जाते हैं। अब देखो, फेराडे की ऑब्जर्वेशंस तो हमने देख ली, हमने समझ ली क्या है कैसे है। अब फेराडे ने लॉ दिए दो। फेराडे के दो लॉ थे, फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ। क्या थे फेराडे के लॉ? देखो, फर्स्ट लॉ क्या था, अब उसने ऑब्जर्वेशन करने के बाद चीजों को देखा कि भैया, सुनना जिसको समझ में नहीं आया, कि उसने ऑब्जर्व किया कि भैया मैं फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज होगा, जब मैं एरिया चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज करने पर ईएमएफ उत्पन्न होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी उत्पन्न होगा। या फिर मैं थीटा चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, अगर ईएमएफ उत्पन्न होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी उत्पन्न होगा। ये उसने देखा, और इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद उसने लॉ दिए, और ये दो लॉ दिए फेराडे ने। तो वही दो लॉ बता रहा हूं। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम। तो फेराडे का बेटा फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ फेराडे ने पता क्या बनाया? उसने क्या करा, जो तीनों ऑब्जर्वेशन देखी उन्हीं से एक लॉ बना दिया। इसने कहा कि फर्स्ट लॉ में मैं बहुत ही मैथमेटिकली लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। इसने कहा कि ऑन चेंजिंग, किस किस को चेंज करने पर, बदलने पर? मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया को, एंड थीटा को। इनको चेंज करने पर फ्लक्स चेंज हुआ। तो ऑन चेंजिंग बी ए एंड थीटा, देन फ्लक्स चेंज, देन फ्लक्स चेंज। और कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज।
then magnetic flux change. ठीक है, तो ऑन चेंजिंग बी ए एंड थीटा देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ उत्पन्न हुआ इफ एंड इफ सर्किट कंप्लीट, circuit is complete, then if circuit is complete, if circuit is complete then current induced. ये पहला लॉ था, और पहला लॉ देख लो कुछ नहीं है, उसने तीनों ऑब्जर्वेशन को मिला के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ही एक लॉ बना दिया, वही था पहला लॉ और कुछ नहीं था। बताइए मेरे भाई, बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो भाई, क्लियर? बताओ, कोई यहां तक समस्या हो तो बोलिए। चलें? ये पहला नियम था, कुछ नहीं है, तीनों को मिला दिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, चलो सेकंड लॉ क्या कहता है? तुम यार आपस में लड़ते रहोगे, अब कितना भी समझा दो ना मानोगे नहीं। आशुतोष तिवारी बेटा, कैसा पूजा पाठ करते हैं आप अपने धैर्य को खो रहे हैं, आप अपने आप को शांति नहीं रख पा रहे, जबकि पूजा पाठ वाला व्यक्ति तो बड़ा शांत और बड़ा निर्मल रहता है, किसी के गुस्सा करने पर खुद भी गुस्सा नहीं होता, और आप तो अपना आपा खो रहे हैं। इसका मतलब आप अभी भाव विभोर हो गए हैं, और अभी आपको भी बहुत सीखने की जरूरत है। नित्य दिन आप पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी आप भी शांति नहीं बनाए हुए हैं। बोलने दो उसको, क्या सीखते हैं हम? विद्वान वही है जो कोई बोल रहा है उसको सुनता रहे और एक कान से निकालता रहे, बस बोलने दो इसको। और समझ में नहीं आ रही तुमको ये बात, अपना कीमती वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आशुतोष आप गलत है। करना चाहिए आपको। धैर्य क्या है? धैर्य कहां से आता है बेटा? धैर्य कहां से आता है? फिर आप में और अमन भाई साहब में डिफरेंस क्या हुआ? चलो चलें? ए भैया, सेकंड लॉ पे आओगे? यही पूजा पाठ स्टार्ट कर दी तुम लोगों ने, पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बातें नहीं करता ज्यादा, इसलिए डायलॉग बाजी पे आ जाते हो तुम लोग। देखो सेकंड लॉ क्या था फैराडे का, कि ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब डी फाई अपॉन डी टी का मॉड लो। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? डी फाई अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ठीक है? ए भैया धर्मदारी में सही बता रहा हूं, तो मैं ऐसे ब्लॉक मार दूंगा कुछ देर में। क्या कौन सी दुनिया में चले गए हो तुम लोग?
मुझे पता लगी तुम लोग कैसा पूजा पाठ करते हो, मैं समझ गया, वही हो जो मैं सोच रहा था, एकदम गधे हो तुम लोग। किसी के धर्म को बिना कुछ कहे नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी को अपने धर्म से बड़ा प्रेम होता है, आप कैसे कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए? थोड़े पागल हो तुम लोग, क्या सीखते हो तुम लोग, किससे सीख रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। चलो, और के की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं, ये आ जाता है d5/dt। फ्लक्स की ये ई क्या है सर? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है, ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है? हाँ कृष्णा। ठीक है, तो ये दो लॉ थे फैराडे के। बोलो भैया, दोनों लॉ में कोई दिक्कत? ए भाई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर? एक सवाल कराऊं? एक क्वेश्चन करें? चलो, चलो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट लॉ भी कुछ नहीं था, सेकंड लॉ भी कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या था? तीनों की ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई तो फर्स्ट लॉ क्लियर है। तीनों ऑब्जर्वेशन को मिला के पहला लॉ बना दिया। और सेकंड लॉ क्या है? ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस। अब एक सवाल करे, तुम्हें पता है तुम क्यों लड़ते रहते हो? तुम सब आसानी से समझ में आ जाता है ना, और तुम फिर लड़ते रहते हो आपस में। एक सवाल करते हैं मेरे भाई, एक सवाल करते हैं कि बोल रहा है कि इफ, आशुतोष बेटा इसका जवाब दो जल्दी से, आशुतोष मेरे भाई, बेटा इसका जवाब देना ध्यान से। 3t² 5t+1 मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है इतना, तो बोल रहा है कि फाइंड द ईएमएफ। आपको ईएमएफ निकालना है, वही ईएमएफ मतलब वही ई, आपको ईएमएफ बताना है एट t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, एंड इन 1 सेकेंड। बताओ जल्दी से, फास्ट। अभी आप आराम से निकाल भी दोगे, आराम से। ऑप्शन दे दूं? 17 12, आशुतोष मेरे भाई जल्दी बताओ। 12 17, सी 17 11, और 11 17। बताओ, ईएमएफ निकालना है 2 सेकंड पर और 1 सेकंड पर। बताओ, जवाब दो ढंग से, फास्ट। बोलो। हो गया? आंसर दो। सर ए आएगा। यार इसको भी गलत कर रहे हो क्या तुम लोग? कैसे आदमी हो, गलत क्यों कर रहे हो बेटा? फ्लक्स देखो, 3t² + 5t+1 है, तो 2 सेकंड पर। अच्छा 1 मिनट, सवाल क्या है? हाँ, 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड, अच्छा ओ एक 1 मिनट, 1 मिनट, एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई। ये चलो 1 सेकंड, इसको 2 सेकंड कर दो। कर लें? अब करो, 2 सेकंड पर और 2 सेकंड में। अब ठीक है, एक बार दोबारा कर लो प्लीज। चेक करो। उसे तो कर रहे थे। अब करो जल्दी से। हुआ कुछ?
हो गया भाई? अब बताओ, ये मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया फिर भी तुम लोग गलत कर गए हैं। बताओ, ये हालत है। और जबकि सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मोशन स्टेडर में इतने सारे सवाल कराए हूं। देखो, अब बताओ, 2 सेकंड पर एट वर्ड है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस निकालोगे, याद करो, तात्क्षणिक। और इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ एवरेज निकालोगे। इन 2 सेकंड का मतलब जानते हो क्या, 0 से लेके 2 तक एवरेज, औसत निकालोगे। और ये क्या, तात्क्षणिक या क्षणिक? बोलो। तो भी इतना टाइम देने के बाद भी तुम लोग गलत करते हो, पता नहीं क्यों। इन 2 सेकंड का भाव ये हुआ कि 0 से लेके 2 सेकंड तक। और यहां पर ये T1 माना जाएगा, और यहां पर ये T2 माना जाएगा। बस सिंपल। तो पहले इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो लगा लेते हैं इंस्टेंटेनियस। d5/dt, तो फाइव का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा, 3t² + 5t + 1 है उस 5t। बताओ, 60 + 5, और t है 2, 6 दूनी 12, 5 17, 17। ठीक है। और एवरेज Δ5/Δt, 5 2 - 5 1/T2 - T1, T2 2, T1 0। और 5 2 अब यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू पुट कर दो। 2 दूनी 4, 3 12, और 5 दूनी 10 + 1, 23। 5 1 0 1, 23 - 1, 11। 17 और 11 आएगा यार। ये ऑप्शन सही होगा, अब सोचो। इतना तुम लोग गलत करते हो, पता नहीं कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सवाल, कितने सारे सवाल नहीं मैं लगवाया तुमको, फिर भी गलत करते हो तुम लोग। कुछ था इसमें, बताना भाई, कुछ था? और फिर भी तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे पढ़ रहे हो तुम। और जब मैंने 1 सेकंड लिखा था, तो भी तुमने आंसर यही दिया था। तब आंसर तो 23, तब तो कुछ और आता ना आंसर। तब आता एवरेज निकालते 1 सेकंड पर कितना आता, 5 और 3 8 और 1 9। 9 हो जाता ना, 9 - 0, 9 - 1 8। 8 आता, तब तुम तभी भी आंसर सी दे रहे थे तुम लोग। समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे सवाल लगा लोगे तो यहां से जो, अब सुनना पूरी बात को, तो यहां से जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो इस ही टाइप का बनेगा, वरना फैराडे के लॉ में से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, बनेगा तो ईएमएफ निकालने के लिए बस ऐसे। इसके अलावा यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। ठीक है? समझे बात को कि नहीं है, बताओ। अब आगे बढ़े, इंड्यूस करंट पर चर्चाएं करें। हाँ भाई, बताओ। ठीक है, चलो। हेडिंग लगाओ, इंड्यूस्ड करंट। जो आप बार बार पढ़ रहे थे, करंट इंड्यूस्ड, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट मतलब वही बार बार आई करंट, प्रेरित, मतलब जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने वाला करंट। अब देखो, देखो करंट का एक बात, इसको छोड़ो, इंड्यूस को, करंट का फॉर्मूला आप क्या पढ़ के बैठे हो ओम्स लॉ से, ये बताओ। बोलो हाँ के ना, पढ़े हो? अब यहां देखना, कुछ मत करो। वी को पोटेंशियल बोलते हैं और यहां पर ईएमएफ बोलते हैं, बस इतना करना है तुमको। आई बराबर E/R। ठीक है, क्लियर? सर इंडिया के 2 ओवर में 3 विकेट गए।
रोहित भी गया सर। ऑस्ट्रेलिया से था ना आज तो शायद। कोई बात नहीं। विराट कोहली खेल रहा है। कौन कौन आउट हो गया? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी 199 पे आउट हो गई ना, तो भाई साहब तगड़ा मैच होने वाला है आज। कोहली बैटिंग कर रहा है। रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू हो गया, ईशान किशन भी कैच आउट हो गया, श्रेयस अय्यर भी कैच आउट हो गया। कोहली बैटिंग कर रहा है। खत्म कहानी। गुड। कोई दिक्कत नहीं है। 199 तो उसके भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। चलो चलो, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है मैच में, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ना ना ना। चलो, अब देखो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। सेम कहानी यहां पर भी, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। कॉयल जो है उसका रेजिस्टेंस है। अबे बता, ई बराबर तूने क्या पढ़ा था अभी बता। डी फाई अपॉन डी टी हो गया इंड्यूस करंट। बस बोल। बस जो जो वैल्यू है वो रख दे, तेरा काम बन गया। बता आसान है कि नहीं, यही बता। ये बता पहले, आसान है कि नहीं? ठीक है, ये है, बस बना लो फॉर्मूला आराम से। बताओ। क्लियर? चलें? बोलो भाई, समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक ईएमएफ का फॉर्मूला और है, मोशनल ईएमएफ, है ना। चलो, मोशनल ईएमएफ, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर। एक नई हेडिंग है, गतिमान ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ देखो क्या है। क्लियर? मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, सुनना सब लोग ध्यान से। जैसे मेरे पास, देखो, अभी सब तो बता दिया हूं आपको। अगर मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं तो समझ जाओ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि आपके एग्जाम से इन सब बातों का कोई लेना देना रहेगा नहीं, एकेडमिक की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम लोग, बट फिर भी बता देता हूँ। कोई हमारे पास ऑयल है, मान लो ये रही, ठीक है। ठीक। अब देखो, जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये एल वेक्टर है, और इसको मैं आगे खींच रहा हूँ v वेलोसिटी से। देखो होता क्या है, कंसेप्ट को समझना। जब आप इसको नाम दे दो एक्स वाई पी क्यू, यानी इस एक्स वाई को आप खींच रहे हो, इस एक्स वाई को आप खींच रहे हो, मान लो यहां तक लेके आए v वेलोसिटी से। पोजीशन चेंज हुई ना इसकी लेंथ में, मतलब इसको आगे खिसका के ले गए ना, तो वही है मोशनल ईएमएफ। तो और कुछ नहीं, बहुत आसान है ये, कि सर ये जो ये एक्स वाई है इसको हम वी वेग से आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको आगे लेके जाएंगे तो एक्स वाई जो होगा वो मान लो यहाँ आ गया होगा। अब इसे वाई डैश बोलोगे और इसे एक्स डैश बोलोगे, बोलो हाँ के ना। जब हम इस एक्स वाई को खींच के लाए तो यहाँ पर ले आए, तो वही पूछ रहा है कि ईएमएफ क्या होगा। तो जो ईएमएफ होगा बेटा वो होगा वी एल बी, और हम जानते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, वी वेलोसिटी, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो मोशनल ईएमएफ होता है वो होता है ई बी एल बी, और यहाँ पर बी
बी एंड एल आर म्यूचुअली लंबवत, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। म्यूचुअली मतलब आपस में, म्यूचुअली मतलब बेटा क्या होता है, आपस में। म्यूचुअली मतलब आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आपस में लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लंबवत। बोलो मेरे भाई, क्लियर? हाँ हाँ आशुतोष एकदम सही। ओम्स लॉ से निकाले ना निखिल, पोटेंशियल कि आई आई होता है, करंट होता है। ठीक है, आई होता है। ठीक है, तो ई बराबर होता है बी एल बी। इस पर सवाल कराता हूं एक तुमको, इस वाले कंसेप्ट पर। ई बराबर बी एल बी, ये मोशनल ईएमएफ है, ई बराबर बी एल बी, और कुछ नहीं। तो सवाल कराऊं आपको, चलो एक सवाल कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं इस पे। चलो एक क्वेश्चन देखो। सीधा सीधा सवाल है, देखना। हाँ उसी कंडक्टेंसी बोलते हैं उसको, बात वही तो हुआ। ये है सर्किट। एल 10 मीटर पर सेकंड से इसको खींच के लेके जा रहे हैं, वही एक्स वाई मान लो इसको। लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो, ये एक्स है, एक्स है और ये एक्स वाई है। एक्स और वाई है, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, आर की वैल्यू 10। तो सवाल में जो डेटा दे रखा है गिवन, वो दे रखा है कि आर की वैल्यू तो 10 ओम है, देख लो। वी की वैल्यू भी 10 दे रखी है मीटर पर सेकंड, और मैग्नेट फील्ड की वैल्यू 5 टेस्ला दे रखी है, 5T, 5 टेस्ला, 5T दे रखी है। ठीक है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। सवाल बोल रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ भी निकालना है और इंड्यूस करंट भी निकालना है, ईएमएफ एंड करंट। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, निकाल के दिखाओ। ऑप्शन दे दूं आपको, रुको। ऑप्शन 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 ए, 10 वोल्ट, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है भाई, 10 एम्पियर। दूसरा भी 10 वोल्ट, 100 एम्पियर। ठीक है, सी 100 वोल्ट, 10 एम्पियर। डी 100 वोल्ट, 1 एम्पियर। चार ऑप्शन दे दिए, बताओ। अरे अखिलेश, मैंने वो नहीं समझा था, मुझे पूछ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मुझे लगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, फिर जब इसने आंसर दिया तब मैं समझा रहे ये पूछ रहा था। बताओ, सवाल का जवाब दो, 1 मिनट, अब जवाब दो फास्ट।
सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है नहीं खास इसमें, है ना। बताओ भाई। एल नहीं दिया क्या मैंने? अरे यार एल नहीं दिया क्या, एक मिनट एक मिनट। अरे यार एल दिया नहीं। एल 2 मीटर मान लो भाई, मिस्टेक है, एल 2 मीटर। अरे अरे भाई मिस्टेक रहेगा, एल 2 मीटर मान लो, 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ 2 मीटर है, लेंथ जो वेक्टर है वो 2 मीटर है। लास्ट होगा डी, 100 वोल्ट और 1 एम्पियर। ऑप्शन 100 वोल्ट और 10 एम्पियर, 10 एम्पियर 100 वोल्ट। डी ऑप्शन होगा। अच्छा चलो भाई, पक्की बात। नहीं बन रहा है सर, बताइए अब देखो। सविता इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। डी। चलो मैं बताता हूँ, है ना। पता है, इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे आप लोग, सोचो। मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूं ताकि आप खुद अपना दिमाग लगाएं क्वेश्चन के अंदर। चलो देखो, हम जानते हैं करंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई बराबर क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ई अपॉन आर। और ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, और आर 1 अपॉन आर ऐसे लिख दिया, यही तो था।
लेकिन हमें फ्लक्स की तो जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमारा ई से काम चल जाएगा। ऊपर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो ई बराबर वी एल बी आ जाएगा। बोलो, सिंपल सिंपल फंडा है। तो ई बराबर बी एल बी, बस वैल्यू रखनी है यार मेरे भाई, वैल्यू रखनी है बस। और बी कितना है बताना, 5, एल कितना है 2, और वी कितना है 10, 5×10 कुछ है 100 वोल्ट है, बताओ। और आई निकालना है ई अपॉन आर, ई कितना है 100, आर कितना है 10, बताओ। ये सवाल कोई सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 100 और 10 आएगा, डी नहीं आएगा यार, सी आएगा। तुम लोग डी भी बता रहे थे, सी आएगा। बताओ कुछ था इसमें, कुछ नहीं है इसमें। अब पता नहीं कैसे लोग, अगर डी इज द करेक्ट आंसर, बेटा पवन डी कैसे हो जाएगा, नहीं सविता। अब देखो मैं बता रहा हूं तुमको, अब धमाल होने जा रहा है। अब लगातार प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं कल के बाद, यानी कल है 9 तारीख, और कल भी प्रैक्टिस होगा। कल मैं एंड कर दूंगा ये सब कहानियां, पूरा फिजिक्स एंड करके 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 4 दिन लगातार क्वेश्चन, लगातार 5-5, 6-6 घंटे की मेरी क्लास लूंगा मैं क्वेश्चंस की, लगातार बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन, चलो यहां तक हो गए। समझ आ गए ना। अब तो इस पर कोई भी सवाल बना सकते हो आप लोग। जी आपने आर को 10 ओम लिखा है, गलत कर होंगे कुछ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो रेजिस्टेंस सही तो 10 ओम ही तो होगा, रेजिस्टेंस है 10 ओम लिखा है तो क्या दिक्कत है। कर क्या रहे हो तुम, सही तो लिखा हूं। बताओ सही तो है, गलत कहां है बेटा। आर 10 है तो 10 की वैल्यू तो रखी है मैंने। आर रेजिस्टेंस है ना, तो ओम में ही तो आएगा। आर रेजिस्टेंस है, ओम में ही तो आएगा। क्या सोचना है इसमें इतना, क्यों भाई। चले आगे अब, चलो। दस बाई दस, अरे यार ई की वैल्यू 100 आएगी ना, 5×10, 10×100। ई की वैल्यू 100 आएगी, आर की वैल्यू 10, 10 का भाग 100 में करेंगे तो 10 एम्पियर आएगा ना। सही तो है। 10/10 कैसे हो जाएगा, ई की वैल्यू तो 100 है ना, 5×10, 10×100। क्या बात कर रहे हो यार। लेंज लॉ पर चलते हैं, तो ये ईएमएफ की कहानी थी, लेंज लॉ पर चलते हैं। चलो अब फेराडे के बाद आते हैं लेंज भाई साहब पर। लेंज लॉ, लेंज एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने लॉ दिया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज लॉ बताते क्या है, ईएमएफ की डायरेक्शन, जो उत्पन्न हुआ था ना ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन के बारे में। तो लेंज क्या बताते, लेंज भाई साहब। कैसे निकाल लोगे जीत, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मान गया यार तुमको। देखो कितने अजीब आदमी है, कह रहा है कि आई बराबर वी अपॉन आर से नहीं निकाल सकते। भाई क्या करूं मैं इनका, ऐसे लगता है कि पीट देना चाहिए थोड़ी, क्या मतलब, या वी वो वेलोसिटी है, और ये क्या, हे भगवान क्या करते हो? ये क्या है, ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, कैसे निकाल लेगा, कैसे रख देगा। आई बराबर वी का मतलब ईएमएफ है ना इसमें, ई अपॉन आर, तो ई की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी होगी ना। मान गया यार मैं तुझे, हद है भाई। कह रहा है आई अपॉन आर, बी अपॉन आर बराबर निकाला, बी की जगह वो रख दिया 10, और आर की जगह 10 रख दिया है, और वो 1 बता रहा है। समझ गया मैं।
इसी वजह से गलत हो रहा था, बताओ। मान गया भाई, मान गया। तो लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहली बात, लेंज लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिशा बताता है जो उत्पन्न ईएमएफ हुआ है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ निकल आएगा, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ईएमएफ की हिंदी सर वैद्युत वाहक बल। इंड्यूस की हिंदी मैं बहुत बार बता रहा हूं, प्रेरित तो बोल दो या प्रेरित बोल दो। प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। चले, देखो इस ये सीधा सीधा है, मैं आसान भाषा में तुम्हें बताऊं। ये कहता है कि जिसकी रोटी में खाओगे उसी में छेद करोगे। सीधी बात है, जिसके यहाँ रोटी खाओगे उसी में छेद करोगे, ये बात ये कहता है लॉ। जिसका नमक खाओगे उसी को धोखा दोगे, ये कहता है ये लॉ। ये लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, लिख दूं ये बात? तो जिसमें हाँ हाँ, जिसके यहाँ खाओगे उसी को धोखा दोगे, जिसकी रोटी खाओगे उसी में छेद करोगे, ये वाली बात है। मतलब जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए उसी का विरोध करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट अपोजिस द प्रोड्यूस्ड बाय इट, जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं उसी का विरोध करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सच दैट, इंड्यूस्ड करंट सच दैट, ये वही है जिसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं उसी का ये विरोध करते हैं। ठीक है, इट अपोजिस द कॉज, इट अपोजिस द कॉज प्रोड्यूस्ड बाई इट, जिसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। नमक हराम, ठीक है, आस्तीन का सांप, ठीक है। तो ये कहानी है लेंज भाई साहब की। क्लियर? लेंज भाई साहब की कहानी बस इतनी है। इसको डायग्राम से उन सबसे पढ़ने की हमें अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस क्या बताता है ये जान लो, और क्या है ये जान लो। हाँ तब तो ये लो सर माइला मित्र की तरह है। अच्छा, चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताना। लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पर आधारित होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये जो लॉ है ना, बेस्ड ऑन, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर, ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर। ठीक है, एनर्जी पर रहता है।
ठीक। क्लियर। चलो, लाइट नहीं है, ये खत्म हो जाता है। ईएमएफ में आपको बस इतना सब पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ईएमआई में, ईएमआई में इतना बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बस एसी के बारे में कुछ बात कर रहा हूं। ईएमआई में इतना ही पढ़ना है, ईएमआई में और कुछ नहीं पढ़ना। 8:30 बजे क्लास होगी। हाँ बेटा, 8:30 बजे क्लास होगी। 8:30 पर आपकी क्लास होगी। 8:30 बजे आपकी क्लास होगी। 8:30 पर क्लास है आज यूट्यूब पर, क्वेश्चंस वाली। हाँ, क्वेश्चन वाली क्लास है यूट्यूब पर बेटा। कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस इतना ही पढ़ना था ईएमआई के अंदर, ना म्यूचुअल इंडक्शन, कुछ नहीं पढ़ना। तो 8:30 पर बेटा हमारी क्लास है यूट्यूब पर, क्वेश्चंस वाली। एनएलएम को आज खत्म कर दूंगा मैं, कल से फिर मिक्स क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूंगा। एसी में बस एक काम करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, पता क्या, एलसीआर बस थोड़ा सा देख लेना। नहीं बेटा, नहीं प्रद्युमन, ठीक है। कल मेरी क्लास वही टाइम पर होगी, 5 बजे होगी, 5 PM पर होगी मेरी क्लास, जो डेली होती है। संडे को मैं टाइम चेंज करता हूँ, बाकी अब संडे हमारी जो क्लास है वो मंडे से उसी टाइम पर होगी जो मेरा टाइम रहता है। और थोड़ा सा एलसीआर पढ़ लेना बस। चलो फिर, अब नहीं करना कुछ भी आपको, बस आपको करना क्या, यूट्यूब पर शाम को 8:30 बजे मिलेंगे। लेट मत हुआ करो, क्लास में सारे लोग आया करो, क्वेश्चंस किया करो, इस टाइम जरूरी है वो क्लास, ठीक है। तो फिर बेटा वहीं मुलाकात करेंगे आपसे शाम को 8:30 बजे। पढ़ाई करते रहें, मुलाकात होगी सेशन में, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक सब कल कल मैं दोनों खत्म कर दूंगा, मैग्नेटिक और एसी कल आपका लास्ट हो जाएगा। सेशन कर लेते हैं, आज 8:30 बजे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।